ओके, जो मेरे पास ये बुक है उसमें उसके मुताबिक जो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 11। अब अगर आपके पास कोई और एडिशन है, फॉर एग्जांपल आई गेस दिस इज फिफ्थ एडिशन, आई हैव, सो अगर आपके पास कोई और एडिशन है उसमें ये चैप्टर में भी डिफरेंट चैप्टर नंबर हो सकता है। सो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि चैप्टर नंबर क्या है, जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि चैप्टर में मकसद क्या है हमारे पास। सो चैप्टर नेम इज वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी। सो हमने जो पढ़ना है वो वर्क और काइनेटिक सर एनर्जी के बारे में पढ़ना है। एक्सक्यूज मी सर, हमारे वर्क सो वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी, और इस चैप्टर में हमने जो पढ़ना है दैट इज वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। फॉर टुडे, आज के लिए हमारे पास जो आर्टिकल है वो है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। अब इससे पहले चैप्टर में जो इंट्रोडक्टरी चीजें हैं वो लाजमी नहीं कि हम सेपरेटली करें, ठीक है। क्यों लाजमी नहीं? क्योंकि हम वो वैसे डिस्कशन में रिवाइज कर सकते हैं, हम उन सब चीजों को पढ़ चुके हैं। सर पिछला चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसमें से बस वही चीजें करनी है। सो जो चीजें हमें पहले पता होनी चाहिए ये आर्टिकल करने से पहले, वो पता होनी चाहिए वर्क क्या होता है और एनर्जी क्या होती है इन जनरल, ठीक है। और एनर्जी की टाइप्स क्या होती है। सो मैकेनिकल एनर्जी की दो मेजर टाइप्स है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ये सारी बातें अब सब लोग पहले पढ़ चुके हैं। सो अगर हम वर्क की बात करें आसान अल्फाज में, कोई भी अगर हम काम कहते हैं, किसी भी काम का होना, कोई भी काम जो है वो वर्क कहलाता है। लेकिन फिजिक्स में हमारी ज्यादा एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है कि किसी चीज पर फोर्स लगाई जाए और वो चीज कोई ना कोई फासला तय करे तो हम कहते हैं कि जी वर्क हो रहा है, फिजिकली वर्क हो रहा है, ठीक है। सो वर्क की अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म देखें तो हमारे पास वर्क इक्वल होता है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या मतलब? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में जो हम डॉट मल्टीप्लिकेशन करें तो जो जवाब आएगा, स्केलर जवाब आएगा, वो वर्क होगा, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट हम क्यों कहते हैं? हम कहते हैं कि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि फोर्स आप सीधी सिम्त में लगाएं तो बॉडी भी सीधी सिम्त में जाए। कई बार आप फोर्स स्ट्रेट सिम्त में लगाते हैं और बॉडी किसी एंगल पे मूव करती है। सो मसाइल ये पैदा होते हैं कि हमें फिर समझ नहीं आती कि हम कौन से डायरेक्शन लें, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन लें या फोर्स के डायरेक्शन लें। तो हमने फिर कहा कि हमारे पास एक जो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन मौजूद है जो कि इफेक्ट ऑफ वन फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ अदर, वन वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अदर देती है, वो वाली हम यूटिलाइज कर लेते हैं और वो जो चीज है वो है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। सो डॉट प्रोडक्ट इट इज okay. So dot product of force and displacement is work. So आज जो हम करना चाह रहे हैं वो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। हम ये चीज कंसिडर करना चाह रहे हैं जब हम वर्क तो हो रहा है लेकिन किस चीज के जरिए वर्क हो रहा है, बाय व्हाट डू वी से कांस्टेंट फोर्स, देयर इज नो चेंजिंग इन द फोर्स। ऑलराइट, सो जो एग्जांपल हमें ली गई है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स के लिए, जो एग्जांपल हम कंसीडर करना चाह रहे हैं वो एग्जांपल कुछ इस तरह से। फिगर 11.12 ए shows a block of mass being lifted through a vertical distance h by width। अच्छा, जो भी है हमारे पास कहा गया है कि एक ब्लॉक है मास m, ये वाला ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक है
और इस ब्लॉक को हम लिफ्ट कर रहे हैं। और लिफ्ट करने का तरीका क्या है कि हमने एक ये क्या कर रहे हैं कि और लिफ्ट कर रहे हैं हम एक चीज को। और लिफ्ट करने का तरीका कार क्या है कि हम फर्ज कर ले एक रॉड है, उस पर एक धागा बांध देते हैं और धागे को उस ब्लॉक से बांध देते हैं, और हम वो रोड को घुमाते जाते हैं तो वो धागा जो है वो उस पर रोल होता रहता है उस रॉड पर, और उस रोल होने की वजह से वो ब्लॉक ऑफ मैस जो है वो ऊपर की तरफ खिंचता चला जा रहा है। ठीक है। The block is raised at a constant velocity since its acceleration is equal to zero. The net force acting on it by Newton's second law is equal to zero. The magnitude of the upward force T exerted by the motor uh, must be equal to the magnitude of downward force mg due to gravity. So हमने कहा कि अगर ये कांस्टेंट फोर्स से अपवर्ड मूव कर रहा है तो फिर जितनी हमारे पास टेंशन है अपवर्ड वो डाउनवर्ड वेट के बराबर होनी चाहिए। जबकि हमारे पास दूसरी जो तस्वीर है फिगर 11.2 बी, ये वाली तस्वीर अगर आप देखें, अगर हम ये वाली तस्वीर देखें तो इसमें एक कन्वेयर बेल्ट है। अब कन्वेयर बेल्ट जो है कन्वेयर बेल्ट एक ऐसी बेल्ट होती है जो कि आमतौर पर चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है। एयरपोर्ट पे या किसी जगह पर कन्वेयर बेल्ट्स लगी होती हैं फैक्ट्रीज में कि आप उस पर चीज़ रख देते हैं और वो खुद ब खुद वो बेल्ट जो है वो उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाती चले जाती है। So, इसमें जो है वो कन्वेयर बेल्ट है। आइडेंटिकल ब्लॉक मतलब उसी तरह का ब्लॉक है जो कि एक इंक्लाइंड प्लेन पर जो कि एक थीटा एंगल बना रहा है। मतलब अब ये स्ट्रेट अपवर्ड नहीं, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल नहीं, बल्कि एक एंगल पर उसको लेकर जा रही है। इफ द ब्लॉक मूव्स एट कांस्टेंट वेलोसिटी द नेट फोर्स अगेन इज जीरो एंड सो द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अब द इंक्लाइंड exerted by the belt must equal the component of weight mg sin theta that acts on the inclined. So अगर इस पर भी कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो हम कहते हैं सम ऑफ फोर्सेस इस पर भी जीरो होना चाहिए। ठीक है। इस पर जो फोर्सेस होगी अगेन वेट के साइन कंपोनेंट के बराबर होनी चाहिए। बेसिकली साइन कंपोनेंट क्यों? क्योंकि वही है जो उसको मूव करवाने के खिलाफ वर्क करेगा। अरे हो जो बात है हमारे पास, आगे चलते हैं। Okay, we could use a falling block to accomplish some of them. Once the block has been raised, we can turn the two motors off and the block will remain in place. That is the cost sum of fuel or electric power to run the motors only to lift the block, not to hold it in place. The investment in this process is in lifting, not in the holding. So अगर आप देखें कि हमने कहा था कि ये जो एग्जांपल ली थी हमने दोनों दोनों एग्जांपल्स देखे। अगर आप ने ये जो रोड जिसके ऊपर उसके रस्सी लपेटी जा रही है, हम कहते हैं कि हमने इसको किसी मोटर से अटैच किया हुआ है और वो मोटर रॉड को घुमाती जाती है, उस पर रस्सी लपेटी जाती है और वो जो मैस है वो ऊपर की तरफ खिंचता चला जाता है। और दूसरी तरफ इसी तरह कन्वेयर बेल्ट पे जब हम ऑन करते हैं बेल्ट मोटर को तो कन्वेयर बेल्ट घूमने लग पड़ती है, मैस नीचे से ऊपर की तरफ आ जाता है। अब फर्ज करें कि कुछ किसी खास ऊंचाई तक जाने के बाद आप दोनों मोटर्स को बंद कर देते हैं, तो हमें पता है कि मैस जो है वो वापस की तरफ नहीं जाएगा बल्कि वहीं पर ठहर जाएगा। जितना गया था मतलब जितनी हाइट पर चल गया वहां पर जाकर स्टॉप कर जाएगा। सो हमें यहाँ से पता क्या चला? हमें यहाँ से पता ये चला कि अगर हमने किसी मैस को नीचे से ऊपर तक उठाना है तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, मतलब मोटर को ऑन करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर हमें वहीं पर रखना है तो फिर हमें उसकी ज़रूरत नहीं है फ्यूल की। ठीक है, वो जहाँ पर रहेगी वहाँ पर ही रहेगी। We define work by a constant force that moves a body through a displacement
in the direction of force as the product of magnitude of force and the displacement. So हमें इस मिसाल से पता क्या चला कि हम जब किसी चीज को मूव करवाते हैं तो हमें फोर्स अप्लाई करनी है, जब किसी चीज को हमने किसी जगह पर पड़े रहने देना है तब हमें फोर्स नहीं लगानी। ठीक है, सो वर्क भी तब ही होगा जब कोई चीज मूव करेगी, अगर कोई चीज मूव नहीं कर रही तो वर्क नहीं होगा। ठीक है, सो द वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, फर्ज करें कोई कांस्टेंट फोर्स F लग रही है किसी चीज पर एंड मूव द बॉडी थ्रू डिस्प्लेसमेंट, और उस बॉडी को मूव करवाती है थ्रू डिस्प्लेसमेंट S इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज इक्वल टू Fs। ठीक है, तो एक फोर्स किसी चीज पर लग रही है और वो उसको मूव करवा रही है थ्रू डिस्प्लेसमेंट S, तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट है Fs, दैट वुड बी इक्वल टू वर्क। ठीक है, इन दोनों मिसालों में जो हमने देखी थी वर्क हो रहा है। अगर फिगर ए की बात की जाए, द मोटर एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड डी इज इक्वल टू एम जी, तो मोटर कितनी फोर्स लगा रही है, डी इज इक्वल टू एम जी इन मूविंग द ब्लॉक का डिस्टेंस एच, तो फोर्स लगाई एम जी और डिस्टेंस एच कंसिडर हुआ, सिंस द फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, द वर्क डन बाय द मोटर इज अकॉर्डिंग टू इक्वेशन वर्क इज इक्वल टू टी मल्टीप्लाई बाय एच, मतलब फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमारे पास टी है और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एच है, सो वर्क वुड बी एम जी एच। ठीक है, जबकि फिगर बी में मोटर एक्सर्ट्स अ फोर्स एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, तो अब मोटर जो है वो सिंपल एम जी फोर्स नहीं लगा रही, एम जी साइन थीटा लगा रही है। आप बेसिकली रिजॉल्व करेंगे फोर्स को इन मूविंग द ब्लॉक का डिस्टेंस एल, सो द वर्क डन बाय द मोटर इज अगेन वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, तो लेंथ जो है वो बेल्ट की वो एल है, सो लेंथ मल्टीप्लाई बाय अगेन जो है हमारे पास क्या कहते हैं फोर्स की वैल्यू, तो ये आ गई। ठीक है, अब देखिए एम जी और एल साइन थीटा जो है वो बराबर होता है एच के। अगर आप यहाँ पे देखिए इस तस्वीर में ये हो गई लेंथ। ठीक है, मैं आपको भी दिखा देता हूँ ड्रॉ करके। देखिए ये वेक्टर हो गया एल वेक्टर। ठीक है, सो अगर आप इस वेक्टर को रिजॉल्व करना चाहें तो देखिएगा, मैं भी आपको दिखाता हूँ। This red one is x component of L, and here this blue one is the y component of L। ठीक है, सो अगर आप लिखें, सो एल एक्स कंपोनेंट होता है L cos थीटा और y कंपोनेंट होता है L sin थीटा। सो अगर आप देखें y कंपोनेंट हाइट के ही बराबर है, सो L sin थीटा वुड बी इक्वल टू h। तो अगर आप तस्वीर में ही देख सकते हैं L sin थीटा इज इक्वल टू दिस h। सो हमने कहा कि जहां पर L sin थीटा आ जाएगा उसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ h, तो हमारे पास वर्क आ गया mgh। It is not accident that the same amount of work is done by the motor in both processes. In each case, the motor invests the same amount of effort in raising the block, as evident by the identical outcomes that resulted from using the falling block to perform some other task। तो अगर आप देखें इसमें ब्लॉक, इस एग्जांपल में ब्लॉक को स्ट्रेट खींचा जा रहा है, ये वाले एग्जांपल में, जब में इस एग्जांपल में ब्लॉक को एक एंगल पे ऊपर की तरफ को खींचा जा रहा है, और दोनों डिफरेंट मोटर्स हैं। इसमें हम रॉड के ऊपर उसको लपेटते जा रहे हैं, इसमें हम कन्वेयर बेल्ट पर उसको लपेट रहे हैं, लेकिन दोनों केसेस में जो हमारे पास वर्क आया उसकी वैल्यू सेम थी। इसका मतलब है कि हम बेशक मुख्तलिफ तरीके से करें, अगर हमने एक जितना ही काम करना है तो उसकी वैल्यू सेम आएगी। मतलब अगर ब्लॉक को आपने एक ही जितनी हाइट पर लेके जाना है तो बेशक जो मर्जी आप कर लें, जो मर्जी तरीके कार इख्तियार कर लें, आपका जवाब दे सेम आएगा। ठीक है, in both figures the force was exerted parallel to the direction of motion of blocks, suppose the
that instead a worker exerts a horizontal force on the block to push it on the inclined plane. The force and the motion are in different directions. The force component of sin theta perpendicular to the plane has no effect in raising the blocks. Only the component of cos theta and the direction of motion has does any work in raising the block. ठीक है, अब आपको कहा गया था कि यहाँ पे तो फोर्स इसी डायरेक्शन में लगाई गई जिस तरफ को मोशन हो रही है। फर्ज करें कि आप इसको स्ट्रेट धकेलते हैं और ब्लॉक ऊपर की तरफ को जाता है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो हमने कहा है कि फिर उस केस में हम फोर्स को दो हिस्सों में, दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देंगे। देखिए एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा। तो एफ साइन थीटा तो कोई मोशन नहीं करेगा क्योंकि वो तो नीचे की तरफ धकेलता जा रहा है, रिएक्शनल फोर्स आएगी, कैंसिल आउट हो जाएगा। सिर्फ फोर्स का ये वाला जो हिस्सा है एफ कोस थीटा वही वर्क करेगा। ठीक है, एक आर्बिट्रेरी कंसीडर कर लिए केस। ठीक है, a constant force F is exerted on a bead by an external agent. F makes an angle theta. फर्ज करें कि ये एक बॉल है या बीड है। बीड इस तरह से अगर आपने देखे हो, एक तार सी होती है, एक तार होती है और उसमें आपको छोटे छोटे बीड्स दिए जाते हैं जो उस तार के ऊपर आप डाल सकते हैं और उसको कहा जाता है एबकस। मैं आपको एक मिनट तस्वीर दिखा देता हूँ। एबकस, ये देखिए कुछ इस तरह से, ये जो तार सी लगी होती है और इसके ऊपर बीड्स होते हैं। तो मतलब आप बीड्स को अगर मूव करें, जिस तरफ को मर्जी फोर्स लगाएं, वो राइट लेफ्ट ही जाएंगे और कहीं नहीं जा सके। ठीक है, तो फर्ज कर ले आपके पास एक बीड है जो कि इस तस्वीर में दिखाया गया है यहाँ पर, और इस बीड पर आप फोर्स लगाते हैं इस एंगल पर, मतलब उसको आप तार की तरफ को नहीं धकेलते, अब उसको ऊपर की तरफ किसी एंगल पर धकेलने की कोशिश करते हैं, और वो जो फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रही है फाई। अब जाहिर सी बात है कि बीड तो तार के साथ बंधा हुआ है, तो वो उस तरफ को तो नहीं जाएगा जिस तरफ को आप उसको धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, उस तार पर ही मूव करेगा। सो हम कहते हैं कि हम कैसे पता करें कि कितनी फोर्स उसको मूव करवाएगी, तो उसके लिए हम कहते हैं कि हमने क्या करना है कि फोर्स को रिजोल्व कर लेना है इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो फोर्स के दो कंपोनेंट आएंगे, एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल। तो पैरेलल कंपोनेंट जो है वो मूव करवाएगा। सो एफ कॉस फाई इज द कंपोनेंट that would act to move the bead across the string. Okay. Only the component of force F cos phi along the displacement vector contributes to the work. So the work is F cos phi into S. So S cos phi. ठीक है? Equation gives the work done by a particular force F. There may be several forces acting on the object. For example, in figure, the addition force is F. There is a normal force N. Okay. Okay. अब कुछ फीचर्स जान लें इक्वेशन 11.2 के। इफ एफ इज जीरो देन वर्क इज जीरो। अब देखिए, अगर फोर्स ही ना लगाई जाए तो हम कहते हैं कोई वर्क नहीं होता। इस बात की तो समझ हमें आती है। अगर किसी चीज को मैं धक्का ही नहीं लगा रहा तो वो चीज अपनी जगह से कैसे हिलेगी, या उसको पुश नहीं कर रहा या मैं उसको पुल नहीं कर रहा तो वो चीज अपनी जगह से हिल ही नहीं सकती। बात समझ में आती है। अगर कोई फोर्स ना लगाई जाए तो बॉडी जो है वो मूव नहीं करेगी और कोई भी वर्क नहीं होगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इफ एस इज इक्वल्स टू जीरो द वर्क डन विल बी जीरो। ठीक है, अब दूसरी बात हम ये कहते हैं कि किसी चीज को धकेलें लेकिन वो चीज मूव ना करे अपनी जगह से तो भी कोई वर्क नहीं हुआ। ठीक है, अब फर्ज करें कि बहुत एक कोई हैवी चीज है, मिसाल के तौर पर एक बहुत बड़ा पत्थर है जिसको आप धकेलने की कोशिश करते हैं लेकिन आप उस पर जोर लगाते हैं, वो अपनी जगह से नहीं हिलता, तो आपका काम क्या हुआ? आपने तो कोई काम नहीं किया, मतलब आप उसने उस पत्थर को कहीं से भी हिलाया ही नहीं, तो आपका आउटपुट तो कुछ भी नहीं हुआ, जीरो आउटपुट। सो हम कहते हैं वर्क वुड बी जीरो। सो दोनों सूरतों में अगर फोर्स ना लगाया जाए फिर भी वर्क जीरो होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट कवर ना हो फिर भी वर्क जीरो होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट, इफ फाई इज 90 डिग्री देन वर्क इज जीरो। अब ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप अगर किसी चीज पर फोर्स लगाएं परपेंडिकुलर फिर भी वर्क जीरो होगा। अब आप गौर करें, ये जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी अभी, ये देखें, फर्ज कर लेते हैं ये ब्लू वाला हमारे पास है,
बीड है, आप इसको इस तरफ को तो खेलेंगे तो ये मूव करेगा, लेकिन फर्ज करें कि आप इसको इस तरफ को तो खेलने की कोशिश करते हैं, नीचे की तरफ को, तो क्या ये कहीं पर जाएगा? कहीं भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो उस तार पर बंधा हुआ है, वो सिर्फ लेफ्ट जा सकता है या राइट जा सकता है। अगर आप उसको नीचे को खींचने की कोशिश करेंगे तो वो कहीं नहीं जाएगा, अगर आप उसको ऊपर को खींचने की कोशिश करेंगे तब भी वो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, सो अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान में एंगल 90 डिग्री हो, फिर भी कोई मोशन नहीं होगी, कोई वर्क नहीं डन होगा। फोर्थ पॉइंट, when phi is 0 डिग्री then work is equals to fs। जब phi जो है वो 0 डिग्री हो जाए, मतलब जिस तरफ को फोर्स लग रही है उसी तरफ को डिस्प्लेसमेंट हो, then w is equals to fs। फिर आपका cos phi जो है वो 0 डिग्री 1 हो जाएगा, cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा, और हमारे पास सिर्फ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट रह जाएगी। ठीक है, when phi is 180 डिग्री then w is equals to minus fs। ठीक है, अगर phi जो है वो एंगल जो है वो 90 डिग्री हो तो हमारे पास फोर्स जो है वो वर्क जो है वो नेगेटिव हो जाता है। If the force acts opposite to the direction of displacement then the force does negative work। in figure एक मिनट दिखाया गया है, gravitation force mg acts downward on the block as the block move upward a distance h, the work done by this force is minus mgh। ठीक है, सो ये कुछ postulates हैं work done by a constant force। ठीक है, there is an example given of this but हम example जो है वो